नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का इतिहास पाठ 1 का अध्ययन करते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है इस्लाम का भारत में आगमन। इस्लाम धर्म की शुरुआत। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच अपनी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है। एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों को हिजरी संवत प्रारंभ होता है। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत: समता, समानता, बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षा है। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। उन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण में भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज स्थापित किया। अब अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीनें दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा हुई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। इनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे
थे। इसी भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त जनों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, इसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। मिलने जुलने के फायदे। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ अरब की रीति रिवाज, धर्म लाए। अरब तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने भारतीय अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार पहनना, खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना। अरबों ने भारतीयों से सीखा हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान। तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राज्य और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का हाथ स्वाभाविक था। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई। भारतीय समाज अपने खान पान तथा आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है इसके विपरीत होने का न प्रयास किया गया और न ही लाभ उठाया गया। तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चमदेव, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राजे थे। इसी समय तुर्कों ने जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी या खलीफा के साम्राज्य में स्वतंत्र हो गए थे। इसके शासक सुल्तान कला, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत कहा गया। तुर्क लोग द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उनकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्र में ही था। दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने सन 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा तथा लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 ईस्वी को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सन 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी के बीच भारत के प्रमुख राजवंश देखिए ऐसे थे। अब यह है अल-बरूनी की दृष्टि में भारत। अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। उसका मूल नाम
अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। अल बरूनी महमूद गजनबी का समकालीन था। वह उसके साथ भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला वह प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद तहकीक हिंद, जो 80 अध्याय में विभाजित है, में 11वीं शताब्दी के मध्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है। इसके मुख्य अंश इस तरह: विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थी। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मरज करते थे। भारत के लोग अपने अपने पारस्परिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवनदाता है, शासक है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांतों के रूप में दी गई है: पृथ्वी और ग्रह, उसका आकार और घूमना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर, उसके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय ग्रंथों की भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और उसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173-74 के अधिकार किया। भारत पर उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गोरी ने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूल राजदूती ने अपनी साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी सबसे पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राज्य से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान: जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने लगे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी और योग्य सेनानायक थे। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इसमें चंदेल शासक परमादिदेव भी था। परमादिदेव ने अल्लाह उर्दल नाम के लोग प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। तराइन का प्रथम युद्ध: मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, हरियाणा के करनाल जिले के मैदान में 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी तथा उसके सेनानायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के समय तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। 1192 ईस्वी तक का तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तुर्कों की जीत के कारण देख लीजिए राजपूत राजा में एकता का अभाव, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रति एवं
पद्धति एवं शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास 80 अच्छी नस्ल के घोड़े तथा फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छुआछूत की भावना। इन्हें भी जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।